नमस्कार दोस्तों, उत्थान परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी का अभिनंदन है। आज आपके लिए हम बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी कोशिका भक्षण कोशिका नहीं है। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं भक्षण कोशिका नहीं है? ऑप्शन है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एसिडोफिल व न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल व एसिडोफिल। ठीक है, इनको देखने से पहले अपन समझते हैं कि भक्षण कोशिकाएं होती क्या है एक्चुअली में, कि इनका काम क्या होता है। ये एक्चुअली वे कोशिकाएं होती है जो शरीर से के बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को, शरीर के जो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आता है उसको भक्षण करने का या नष्ट करने का काम करती है, उसे अपन भक्षण कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें कि है कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी भक्षण कोशिकाएं होती है। इनको समझने से पहले अपन देखते हैं कि WBC होती क्या है। ठीक है, कि WBC का काम क्या होता है, WBC होती क्या है। WBC को अपन व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स भी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका काम, मुख्य काम होता है शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करना। ठीक है, शरीर में एंटीबॉडी कौन बनाएगा? अपने WBC बनाएगा। WBC की आगे बात करें तो है दो प्रकार की होती है, कणिका में व एकणिका में। कणिका में व एकणिका में। कणिका में की बात करें तो कणिका में तीन प्रकार की होती है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल व न्यूट्रोफिल। ठीक है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल व न्यूट्रोफिल। एकणिका में की बात करें दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट व लिम्फोसाइट। मोनोसाइट व लिम्फोसाइट। ठीक है, WBC की बात की, WBC क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। दो प्रकार की होती है, कणिका में व एकणिका में। ठीक है, कणिका में की बात करें इयोसिनोफिल, बेसोफिल व न्यूट्रोफिल होती है, और कणिका में की बात करें मोनोसाइट व लिम्फोसाइट होती है। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट होती है, सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, इसमें बात करते हैं कि लिम्फोसाइट का क्या काम होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। जो अपनी लिम्फोसाइट होती है वह एंटीबॉडी बनाती है। इसके अलावा जितनी भी और कोशिकाएं बची है, कौन कौन सी? मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल व न्यूट्रोफिल, यह सभी की सभी भक्षण कोशिकाएं होती है। तो अपना यहां से आंसर चेक करते हैं कि कौन सा आंसर सही है। मोनोसाइट यह भक्षण कोशिका है, न्यूट्रोफिल भक्षण कोशिका है, एसिडोफिल बोल दो या इयोसिनोफिल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट अपनी भक्षण कोशिका नहीं है। ठीक है, हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि केचुए में गमन के लिए, केचुए में गमन के लिए सहायक अंग की बात की है इन्होंने कि केचुए में गमन के लिए कौन सा सहायक अंग होता है। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास शूक, पार्श्वपाद, चूसक और चलन टांगे। ठीक है, शूक, पार्श्वपाद, चूसक व चलन टांगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन अपना शूक। ठीक है, शूक की बात करते हैं अपन कि शूक किस प्रकार का होता है, यह केचुए के अंदर किस प्रकार की आकार होता है या किस प्रकार से अरेंजमेंट पाया जाता है। ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं कि शूक किस प्रकार का होता है। ठीक है, अपन सूख की बात कर रहे थे, तो सूख में देख रहे थे अपन कि यह किस प्रकार का होता है और ये केचुए के अंदर कहाँ पे इसकी उपस्थिति होती है, कहाँ पे इसका अरेंजमेंट पाया जाता है। ठीक है, ये अपने केचुए के सामान्य डायग्राम की बात करें, ये इसका अग्रभाग होता है यानी मुख वाला पार्ट होता है। ठीक है, मुख वाले पार्ट के ऊपर की तरफ एक मसल्स नुमा संरचना होती है जिसे अपन प्रोस्टोमियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोस्टोमियम कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या होता है? ये वाला पार्ट क्या करता है? मिट्टी को खोदता है, मिट्टी को खोदने के बाद में मुख में डालने का कार्य करता है। प्रोस्टोमियम का यही काम होता है कि यह मिट्टी को खोदेगा और मुख में डालने
निकालने का कार्य करता है। ठीक है, इसका देह खंड का जो प्रथम भाग होता है यानी प्रथम खंड होता है, इसके देह खंड का जो प्रथम खंड होता है इसको अपन पेरिस्टोमियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम कहते हैं। ठीक है, आगे वाले खंडों के अंदर पहले खंड को छोड़कर बाकी सभी खंडों के अंदर सूक उपस्थित होता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप दिख रहे हैं कि यह वलय के रूप में एस आकार के सूक पाए जाते हैं। यह एक वलय में होते हैं और एस आकार के सूक पाए जाते हैं। इनका निर्माण यानी सूक का निर्माण काइटिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? काइटिन के द्वारा सूकों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि किन किन खंडों के अंदर सूक नहीं पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि किन किन खंडों के अंदर सूक उपस्थित नहीं होता है। तो अपन देखते हैं कि देह खंड का खंड 1, 14, 15, 16 और अंतिम खंड। ठीक है, मैंने कौन कौन से बताए? देह खंड के पहला, 14वां, 15वां, 16 और अंतिम खंड। इन खंडों के अंदर सूक उपस्थित नहीं होता है। तो अपना आंसर अपने को मिल गया कि सूक के द्वारा कैचों में गमन होता है। ठीक है, सूक के बारे में अपन ने देख लिया कि सूक कहां पर उपस्थित होता है, किस प्रकार से होता है। यह एस आकार का होता है और एक विलय के रूप में अरेंजमेंट होता है। किन किन खंडों में नहीं पाया जाता, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। 1, 14, 15, 16 और अंतिम खंड के अंदर सूक उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि विटामिन के बारे में है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है भाई? तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है अपने पास। सेव है, गाजर है, शहद और मूंगफली है। तो सबसे पहले सेव की बात करें कि सेव के अंदर कौन सा विटामिन होता है। तो सेव के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। गाजर की बात करें कि तो गाजर में कौन सा विटामिन होता है? गाजर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। शहद की बात करते हैं अपन, तो शहद में विटामिन ए व डी पाया जाता है। शहद के अंदर कौन सा होता है? विटामिन ए व डी पाया जाता है। और मूंगफली की बात करते हैं अगर अपन कि मूंगफली के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B6 व ई पाया जाता है। मूंगफली के अंदर विटामिन B6 व ई पाया जाता है। शहद के अंदर ए व डी पाया जाता है। गाजर में ए पाया जाता है और सेब के अंदर सी पाया जाता है। अपना क्वेश्चन क्या था कि प्रचुर मात्रा में या विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो मैंने देखा कि सेव के अंदर क्या है? विटामिन सी पाया जाता है। गाजर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। शहद के अंदर ए डी पाया जाता है और मूंगफली में B6 व ई पाया जाता है। तो सबसे अच्छा या सर्वाधिक जो मात्रा पाई जाती है विटामिन ए की वह गाजर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है, या इस कौन सी प्रक्रिया के द्वारा इनमें से, जैसे स्पर्मेटिड से होता है, प्राथमिक जनन स्पर्मेटोसाइट से होता है, या स्पर्मेटोगोनिया से होता है, या द्वितीयक स्पर्मेटो से होता है, कि इन किन प्रक्रियाओं के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें अपन को समझते हैं कि वर्षण, अपने जो टेस्टिस होते हैं, वर्षण के अंदर क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एक कोशिका को अपन क्या बोलते हैं? पीजीसी सेल कहते हैं। ठीक है, पीजीसी सेल कहते हैं। पीजीसी सेल में क्या होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा, पीजीसी सेल के अंदर समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है? 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, पीजीसी सेल के अंदर क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ और इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। इसको अपन कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है? इन 2 कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है और यह द्विगुणित होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक कोशिका के अंदर यह वृद्धि करेगी, वृद्धि करके यह क्या बनाएगी? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। यह प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका बन गई। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा? अर्धसूत्रण प्रथम, अर्धसूत्रण प्रथम की क्रिया होती है, जिसके द्वारा 2 कोशिका यानी जो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें सभी कोशिकाएं द्विगुणित है। अर्धसूत्रण प्रथम यानी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्रण प्रथम होगा। अर्धसूत्रण प्रथम होने के पश्चात में इसमें अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं अपन? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। इन कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्रण सेकंड की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा यह कोशिका और आगे डिवाइड हो जाती है और यह 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे अपन स्पर्मेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। इन स्पर्मेटिड कोशिकाओं के अंदर कायांतरण होता है और कायांतरण के द्वारा क्या बनता है? इसमें
स्पर्म का निर्माण होता है। कायांतरण होगा इनमें, कायांतरण के द्वारा क्या बनेगा, स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि इनका स्पर्म का निर्माण किस प्रकार से होता है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं ये वाले। स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया, स्पर्मेटिड में कायांतरण होगा, कायांतरण के द्वारा क्या बनेगा, इसमें स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड क्या होता है, स्पर्मेटिड गोलाकार संरचना होती है, यह अगतिशील होती है, स्पर्म में गतिशील संरचना होती है। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, स्पर्मेटिड से होता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से होता है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से होता है, स्पर्मेटोगोनिया से होता है। तो आपने समझ लिया अभी कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, तो स्पर्मेटिड्स का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केचुए में किस खंड में मादा जननिक छिद्र पाया जाता है। केचुए के किस खंड में मादा जननिक छिद्र पाया जाता है। तो केचुए के मादा जननिक छिद्र की बात करें तो यह 14वें, 18वें, 20वें या 17वें कौन से खंड के अंदर मादा जननिक छिद्र पाया जाता है। तो मादा जननिक छिद्र की बात करें तो यह 14वें खंड के अंदर, मध्य के अंदर उपस्थित होता है। 14वें खंड के अंदर यह मध्य में उपस्थित होता है क्या, मादा जननिक छिद्र। अगर नर जननिक छिद्र की बात करें तो यह 18वें खंड के अंदर एक जोड़ी पाया जाता है। 18वें खंड के अंदर यह एक जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। ऐसे ही हम डेली आपके लिए 5-5 बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उनको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।